हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 3। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था जिसमें मैंने बेसिक्स बताया, तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया, कुछ थिंकर्स के हमने बात की, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हमने कवर किए थे। सेकेंड क्लास में मैंने यूटिलिटी एनालिसिस बताया था, इंडिफरेंस कर्व की मैंने बात की थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस लाइन से, बजट लाइन जो बेसिकली जिसे हम कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझेंगे इसी के अंदर कि कैसे डिटरमाइन होता है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का यूज करते हुए, और उसके बाद जो भी हमारे आगे के चलते कंसेप्ट्स होंगे जैसे कि डिमांड हो गए, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर तुमने पीछे के 2 सेशंस नहीं देख रखे हैं तो जाके सबसे पहले उन दोनों सेशंस को कवर अप करो, फिर इस क्लास को अटेंड करना। और साथ ही साथ बता दूं कि CUET PG के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसे कि तुम अभी ऑफर प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम टाइम एप्लीकेशन से। ये ऐप तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा, और ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, 15 अगस्त के बाद तुम्हें ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो जाओ फटाफट से इनरोल करो। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी रहती है या कोई भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो तुम दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, प्राइस लाइन का हो या फिर बजट लाइन का हो, दोनों ही सेम चीज है। एक मिनट, शिफ्ट। अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा था कि जो हमारे दो कमोडिटी होते हैं, इसके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें सेम ही मिलता है, मतलब सेम होता है, इक्वल होता है। दो गुड्स है तुम्हारे पास, उस दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इंडिफरेंस कर्व यही बताएगा कि उन सारे कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। अब अगर हम लोग बात करें बजट लाइन की या फिर प्राइस लाइन की, तो यहां पे भी वही चीज होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये भी तुम्हें दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो कि तुम परचेज कर सकते हो। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, उन पैसे से उन दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है ये। जैसे अगर स्टेट डेफिनेशन को तुम पढ़ो यहाँ पे, तो बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन मनी एंड अज्यूम्ड प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स का प्राइस होगा, एज्यूम प्राइस यहाँ पे हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक एजम्पशन की तरह होता है ये, उससे मिलने वाला जो भी बनने वाला कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग परचेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो कि अगर तुम्हारी इनकम 60 रुपीज है और दो गुड्स हमारे कौन कौन से हैं, बिस्किट और कॉफी। बिस्किट की प्राइस 6 रुपीज है और कॉफी की 12 रुपीज। तो अब जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे तुम देख रहे हो, मार्केट बास्केट दे रखा है, कॉम्बिनेशन A B C D E F, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो हम चाहे तो अपने दिए गए इनकम से 60 रुपए से जो भी कॉम्बिनेशन बने उसे हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि सबसे पहले हम लोग बिस्किट की 10 क्वांटिटी ले रहे हैं। अब एक क्वांटिटी की क्या प्राइस है, 6। तो अगर हम टोटल मनी इनकम स्पेंड कर दे बिस्किट पे, तो फर्स्ट सिचुएशन में ये बन सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग कॉफी परचेज नहीं कर पाएंगे। दूसरे सिचुएशन में तुम देखोगे कि यहाँ पे हमने कॉफी को कम, बिस्किट की क्वांटिटी को कम किया है। फिर तुम चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ाते चलोगे, 2 का यूनिट बढ़ा लो, कितना होगा, जैसे अगर 8 × 6 करो, 48 यहाँ पे बन रहा है। और हम चाहे तो अगर 12 का कॉफी है तो हम उस एक ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी एक आ जाएगी, तो ये एक कॉफी 12 रुपए की है। तो 48 + 12 अगर तुम देखो तो कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 यूनिट बिस्किट के कम किए और कॉफी का हमने 1 यूनिट बढ़ाया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट कम करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बिस्किट की प्राइस 6 रुपीज है और यहाँ पे हम लोग 6 बिस्किट परचेज करने जा रहे हैं। 6 × 6 36। अब 60 में से तुम 36 रुपए का कॉफी बिस्किट ले ले रहे हो, हमारे पास कितना बच गया, 24 रुपए। मतलब हम अभी भी 2 कॉफी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कॉफी इंक्रीज होता जा रहा है, और हम जैसे जैसे बिस्किट की क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं, कॉफी बढ़ता जा रहा है। फिर से तुमने 2 यूनिट कम किया, तुम 4 यूनिट बिस्किट का ले रहे हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ऐसे करके तुम देखोगे कि हम 60 रुपए से दोनों गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बना ले रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं। इसका एक इक्वेशन होता है प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन का, इसको ध्यान में रखना। वाई यहाँ पे तुम्हारे इनकम को रिप्रेजेंट करता है, पी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्लस प्राइस ऑफ गुड्स वाई, एंड
मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स y। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है किसका, प्राइस लाइन या फिर कहो तो बजट लाइन का। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि जैसा इस ग्राफ में हम यहाँ पे देख रहे थे ऊपर, जो मैंने तुम्हें बताया कि बिस्किट की 2 यूनिट को हमने यहाँ पे सबसे पहले कम किया तो हमारा एक कॉफी का यूनिट प्लस हो गया, फिर से हमने 2 यूनिट बिस्किट का कम किया, फिर से हमारा प्लस हो गया, अब यहाँ पे 2 हम परचेज कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा कर्व बनेगा ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब इसमें भी वही चीज हमें ध्यान में रखना जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई। एक्स के कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करे वाई के यूनिट को गेन करने के लिए, ये चीज हमें कौन बताता है, बजट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ बजट लाइन। वहां पे हमने एमआरएस देखा था, वही सेम चीज है यहाँ पे, उसी को कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है याद रखना, चेंज और शिफ्ट। बजट लाइन में चेंजेस कब आता है और शिफ्ट कब होता है, ये चीज याद रख लेना। पढ़ो सबसे पहले से यहाँ पे क्या बताया गया कि प्राइस लाइन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का कितना इनकम है उससे प्राइस लाइन डिटरमाइन होता है, और साथ ही साथ उस टाइम हम गुड्स के प्राइसेस को भी कंसीडर करते हैं। तो इन दो चीज से हमारा प्राइस लाइन बनता है। ऊपर वाले इक्वेशन में तुमने देखा कि कैसे हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे दो अलग अलग गुड्स के। तो हमारे यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, दो अलग चीजें हैं यहाँ पे, इनकम चेंजेस और प्राइस चेंजेस। मैंने ये चीजें तुम्हें बोला। इनकम कब, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, तुम सोच कर देखो, उस सिचुएशन में हो सकता है तुम अपने कंजम्पशन को बढ़ाओ, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम करोगे। when there is change in the income of consumer, the price of goods remaining the same, the price line shift from the original position। जैसे कि प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है तो इनकम तुम्हारा बढ़ा, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा क्या होगा कि जो गुड्स का प्राइस सेम हमें रखना है, ये चीज ध्यान में रखना, गुड्स का प्राइस हमें सेम रखना है। जो हमारा प्राइस लाइन होगा ना, वो भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है किधर शिफ्ट होगा, इनकम बढ़ रहा है तो राइट साइड शिफ्ट होगा, इनकम कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, इट शिफ्ट अपवर्ड और टू द राइट हैंड साइड इन अ पैरेलल पोजीशन विद द राइज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ता है तो राइट साइड ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्राइस चेंजेस की अगर बात करें, इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, अगर किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने 2 गुड्स लिया था, एक बिस्किट और एक कॉफी लिया था। फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट के प्राइस में चेंज आता है और कंज्यूमर और जो अदर गुड है हमारा, उसका प्राइस जो है कांस्टेंट है, तो वहां पे भी तुम्हें कर्व में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसे हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तुम देखोगे बताया गया उसी सेम डेफिनेशन को कि कैसे हमारा इनकम बढ़ने से, राइज इन इनकम से हमारा बजट लाइन राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर वही हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा होता तो उस सिचुएशन में हमारा बजट लाइन कैसा बनता, ये हमारा नॉर्मल है। अगर इनकम हमारा डिक्रीज हुआ तो हमारा बजट लाइन लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाता। तो ये चीज याद रखना है, इनकम चेंज होने पे बजट लाइन शिफ्ट होता है या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। लेकिन अगर प्राइस चेंज होता है, जैसे किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आया, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 गुड्स हैं, कमोडिटी बी और कमोडिटी ए। अब यहाँ पे मान लो कि प्राइस में चेंज आ जाता है, जैसे प्राइस कम हो जाता है, कमोडिटी ए का प्राइस कम हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि कैसे कर्व किसका शिफ्ट किया, कमोडिटी ए का। कमोडिटी बी में कोई चेंजेस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, हमारा यहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वही बी के प्राइसेस फॉल होते तो क्या सिचुएशन बन जाता हमारा कर्व, ये हमारा नॉर्मल है। बी के प्राइसेस में अगर चेंज आता है, इधर हमारा कमोडिटी बी है, इधर कमोडिटी ए है, तो अगर बी के प्राइसेस में हमें चेंज देखने को मिलेगा तो सिचुएशन में कर्व हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, तुम्हें नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है इसमें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, बाय यूजिंग प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व। बोला गया है कि कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट जहां पे प्राइस लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा हो। यहां पे इस कर्व से तुम समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं, गुड एक्स एक्सिस पे है, गुड वाई एक्सिस पे है। तो ये जो सेकंड आईसी है हमारा IC2, यहाँ पे तुम देखोगे कि बजट लाइन टच करके गुजर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे कंज्यूमर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या दे रखा है, अ गिवन प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई मस्ट बी इक्वल एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमारा जो तुम देखोगे एमआरएस जो होगा कैसा बनेगा, गुड एक्स और वाई का पी एक्स अपॉन में पी वाई बन जाएगा। ठीक है, टेंजेंट हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट सी पे देख रहे होगे तुम। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बन रहा है, कन्वेक्स बन रहा है जहां पे टेंजेंट है। तो बेसिक यही दो कंडीशंस होते हैं हमारे। फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी कंडीशन कहलाता है, जो ऊपर मैंने तुम्हें समझाया उसी चीज को और यहाँ पे अच्छे तरीके से डिराइव किया गया है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो वो सफिशिएंट कंडीशन टाइप्स में हो जाता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तुम जहां भी देखोगे सारे जगह पे कॉन्वेक्स उसका बनता है शेप, लेकिन बस यहाँ पे टेंजेंट होना जरूरी हो जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जहां पे भी टेंजेंट हो रहा हो कंज्यूमर का, वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में। कल वाली क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था, कार्डिनल यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं, यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते, यहाँ पे हम लोग रैंक्स असाइन करते हैं, जैसे कि यूटिल्स क्वांटिटेटिव में और रैंक्स किस में, क्वालिटेटिव में। रियलिस्टिक ज्यादा कौन है, तो रियलिस्टिक ऑर्डिनल है हमारा। ठीक है, ज्यादा रियलिस्टिक, और जो कार्डिनल अप्रोच होता है उसे थोड़ा कम रियलिस्टिक माना गया है। टूल्स कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, इसमें इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है। और यहाँ पे कौन प्रमोट किसको करता है, तो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमी, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि वो लोग कार्डिनल को प्रमोट करते हैं और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे वो ऑर्डिनल अप्रोच पे ज्यादा इंफेसाइज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रख लेना, इस चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे डिमांड एनालिसिस की। डिमांड बेसिक मतलब तुम्हें पता होगा, ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड्स की जो भी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हो, वो वांट, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, नीड, वांट, ठीक है, तो वो सब चीज भी हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे जैसे बताया भी गया है कि डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो कि एक कंज्यूमर क्या है, एबल है कि वो उसे खरीद सकता है गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। पॉसिबल प्राइस जो भी होगा और गिवन टाइम पीरियड, वो टाइम फ्रेम में वो दिए गए प्राइस पे अगर उस चीज को वो परचेज कर पा रहा है तो वही डिमांड कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन भी देख सकते हो कि डिमांड क्या है, ये एबिलिटी है और विलिंगनेस है टू बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ अल्टरनेटिव प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। और यहाँ पे एक अलग वर्ड यहाँ पे लिखा गया सेटरस पेरेवस, इसका ये मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे उस टाइम पे। तो ये टर्म याद रखना, हो सकता है इस पे भी मीनिंग इसका पूछ लिया जाए। अब देखो यहाँ पे डिमांड को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया। डिमांड क्या है, द डिजायर टू ओन समथिंग या फिर द एबिलिटी टू पे फॉर इट। इसमें हमें दो चीज याद रखना है, आपकी डिजायर होनी चाहिए और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके लिए पे कर सको। When we talk about demand, we are referring to the activities of a consumer. ठीक है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो डिमांड शेड्यूल बेसिकली हमें ये बताता है, एक टेबल की तरह है जो कि दिखाता है कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज दिए गए प्राइस पे परचेज करना चाहता है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे टिकट के प्राइसेस दे रखे हैं, अब उसके क्वांटिटीज भी मेंशन है। अब ये चीज याद रखना, डिमांड में बेसिक चीज ये होता है, डिमांड कैसे वर्क करता है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा डिमांड क्या होगा, कम होगा। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा करेगा कस्टमर। इस सिचुएशन में देखोगे जब 350 प्राइस था तो कस्टमर यहाँ पे 5000 टिकट्स परचेज कर रहा था। जैसे ही प्राइस 100 पे आया तो कंज्यूमर 20,000 टिकट्स परचेज कर रहा है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगा और प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा होगा। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी बताता है। डिमांड कर्व को अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हमें डिटर्मिनेंट्स को याद रखना जरूरी हो जाता है। जैसे कि पहला डिटर्मिनेंट इसमें आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो भी प्राइस यहाँ पे कमोडिटी का दिया हुआ है उसमें यही हमें बताया जाएगा कि जैसे एग्जांपल से समझो कि इफ द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इंक्रीज इट्स क्वांटिटी फॉल्स एज सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट है। हमें प्राइस को देखना बहुत जरूरी होता है। तुम खुद जब कुछ मार्केट से परचेज करते हो सबसे पहले उसका प्राइस देखते हो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी।
जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगा। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पहला हमारा डिटर्मिनेंट आता है। दूसरा यहां पे हमारा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है? जो कि हम जिसके बदले यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव की तरह, जैसे टी की जगह हम लोग कभी कभी कॉफी भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, लाइक अ टी एंड कॉफी। An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for given commodity and vice versa। जैसे कि अगर मान लो कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे? डिमांड किसका बढ़ाएंगे? टी की डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि टी की डिमांड मान लो जैसे मार्केट में अगर 10 रुपए का कॉफी मिल रहा है और 10 रुपए का चाय भी मिल रहा है, अगर कॉफी की प्राइस 15 रुपए हो जाती है तो जो कस्टमर बेस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टी की ओर, ठीक है। ये क्या है? सब्सटीट्यूट है। ऑल्टरनेटिवली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में भी, और थ्योरेटिकल तो तुम देख ही रहे हो यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो वैसे गुड्स जो कि साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं पेन रिफिल या फिर टी एंड शुगर। अगर किसी एक गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टी कॉस्टलियर हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो ये दोनों चीज समझ के रखना कि ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कस्टमर के इनकम के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम ज्यादा डिमांड करोगे, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो तुम ज्यादा डिमांड करोगे, और अगर तुम्हारे इनकम कम हो जाता है तो तुम हो सकता है कि डिमांड कम कर दो, या फिर तुम इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की ओर शिफ्ट हो जाओ। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे एग्जांपल से समझो, सपोज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क एंड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फुल क्रीम मिल्क। पहले वो टोन्ड मिल्क कंज्यूम करता था जो कि फुल क्रीम मिल्क के कंपैरिजन में चीपर होता है। अब जैसे ही उसका इनकम बढ़ा, अब वो शिफ्ट हो गया फुल क्रीम मिल्क की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि टोन्ड मिल्क जो है ये एक इंफीरियर गुड है, और वहीं पे फुल क्रीम मिल्क जो है ये एक नॉर्मल गुड्स के अंदर आता है। तो इनकम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिमांड को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट बात की जाएगा दूसरे फैक्टर की, जो कि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये भी बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा क्या पसंद है, तुम्हें क्या ना पसंद है तुम्हें, ठीक है। जैसे तुम्हारे फैशन में चेंज आना, कस्टम्स में चेंज आना, हैबिट्स में, बिहेवियर्स में चेंज आना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो हो सकता है तुम अभी डिमांड बढ़ा दो, उसे स्टोर करके रख लो फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। और ऐसा लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस आने वाले कुछ दिनों में कम होने वाली है तो हो सकता है तुम कुछ दिन ना भी लो पेट्रोल। तो प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाता है डिमांड को सपोर्ट करता है, कह सकते हो डिमांड को डिटरमाइन करता है। अब अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड वही बोलता है जो हम शुरू से हम लोग अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी डिमांड कम होता जाएगा, कस्टमर डिमांड कम करेगा। अगर प्राइसेस कम होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट हायर प्राइस फॉर अ गुड अदर थिंग्स कांस्टेंट मींस पीपल विल डिमांड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एग्जांपल वही लेते हैं मूवी टिकट वाला। यहां पे तुम देखो, जब टिकट की प्राइस $350 थी तो यहाँ पे डिमांड कितना हो रहा था? 5,000 यूनिट, ठीक है, 5,000 क्वांटिटी। प्राइस जब जहां पे 100 आई तो देखो तुम कितना डिमांड हो रहा है, 20,000 यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं टिकट्स के। तो यहाँ पे हमें यही समझ आता है कि प्राइसेस का कम होना, ज्यादा होना डिमांड के लिए बहुत ही जरूरी है और लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। डिमांड फंक्शन को याद रख लेना। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फॉर गुड एक्स, डी से हम डिमांड को डिनोट करते हैं और एक्स यहाँ पे हमारा कमोडिटी है। एफ बेसिकली फंक्शन हो जाता है। पी है प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। वाई तुम्हारा इनकम हो गया, टी तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, और ई जो हो जाता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर की फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, या फिर तुम इसको रिलेट कर सकते हो अपने कि चलो होता है ना, कभी कभी सुनते भी हो न्यूज में आता है कि नमक की प्राइसेस आने वाले टाइम में बहुत बढ़ जाने वाली है। वैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस भी
हम लोग अक्सर न्यूज सुनते हैं। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए ई से डिनोट किया गया, तो डिमांड का फंक्शन यही बनता है। ये सारी चीजें याद रख लेना। अब देख लो, समझ लो, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बेसिक आसान भाषा में समझते हैं। जो तुम डिमांड कर रहे हो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा। अगर जो पूरी मार्केट डिमांड कर रही है, मतलब जहां पे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं उस चीज को, तो वो मार्केट डिमांड ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल डिमांड दोनों अलग से कर्व बनाया गया है। यहाँ पे दो लोगों का डिमांड दिखाया गया है, केट्स डिमांड कर्व दिखा गया है, एक सैम, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का डिमांड कर्व यहाँ पे दिखाया गया है। इस टेबल से भी तुम समझ सकते हो, तीन लोग हैं, केट, सैम और पॉल। अगर तीनों के डिमांड को जोड़ दो तुम, तो मार्केट डिमांड बन जाएगा। ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड। क्या डिमांड एक है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड एक है, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड हमारा रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो डिमांड शेड्यूल हो या फिर डिमांड कर्व हो, दोनों चीज को इंटायरली कह सकते हो। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की जब बात हो, दोनों की बात हो, तो वो हमारा डिमांड कहलाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड की, तो हम लोग समझ लो बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व कैसा हो रहा है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑन द डिमांड कर्व एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस पे हमारा डिमांड कर्व कैसा बन रहा है। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक प्राइस। जहां पे ये दो वर्ड देख लो, समझ लो क्वांटिटी डिमांड है, और डिमांड की जब बात हो रही हो तो डिमांड कर्व की बात होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड में तुम देखोगे दो चीजें हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब मूवमेंट में दो अलग अलग चीजें बनेंगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट में क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। अब माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों होता है ये। जब भी प्राइस में चेंजेस हो, तो उस सिचुएशन में समझ जाना एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्राइस के अलावा अगर सारे फैक्टर्स में चेंज हो, जैसे अभी हमने फैक्टर्स देखे ना, डिटर्मिनेंट जो ऊपर हमने देखा, प्राइस को छोड़कर, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स थे, चाहे तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, इनकम हो, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी हो, इन सारे फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वो दो चीजों में रिजल्ट करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज में। तो इसको हम लोग समझते हैं। मूवमेंट अलोंग, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स इज दैट रिजल्ट ऑफ चेंज इन गुड्स प्राइस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा? या तो एक्सटेंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एट अ गिवन प्राइस। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि कैसे हमारा जो डिमांड कर्व है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अलग अलग ग्राफ से समझते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है चिकन का, मान लो यहाँ पे 20 लिख देते हैं या 200 लिख देते हैं, और यहाँ पे 100 लिख देते हैं, 100 और 200। यहाँ पे क्वांटिटी में लिख देते हैं हम 1 kg और 2 kg। अब जैसे ही मान लो चिकन की मार्केट प्राइस अभी जो है 200 रुपए है, ठीक है, और 200 से जैसे ही प्राइस 100 रुपए कम होती है, तो तुम देखोगे कि हमारा जो डिमांड है ना, इस पॉइंट पे कहाँ कितना बढ़ गया। क्वांटिटी जो है हमने 2 kg कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। जब प्राइस 200 थी, तब हम कितना कंज्यूम कर रहे थे? 1 kg कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम हुई, हमारा कर्व क्या हुआ? एक्सपैंड हो गया। तो एक्सपेंशन हमेशा जब भी होगा नीचे की ओर होगा। कॉन्ट्रैक्शन कुछ देखोगे तो तुम इस तरीके से होगा। मान लो 100 से प्राइस 200 हो गया, तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कम कंज्यूम करेंगे। 2 kg की बजाय हम लोग 1 kg चिकन कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये होता है हमारा क्या? प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से क्या होगा? एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। और इसको हम लोग ओवरऑल नाम देंगे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व।
अब अगर हम लोग बात करें शिफ्ट की अगर बात करें, तो इस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे अदर गुड्स के प्राइसेस में चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम्हारे इनकम में चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाएंगे, एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन प्राइस उस सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा। और इस सिचुएशन में हमारा शिफ्ट होगा, या तो इंक्रीज होगा राइट की ओर, या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है नॉर्मल और इनफीरियर, जैसे जो चीज हमने ऊपर डिस्कस किया था। जैसे इनकम अगर हमारा बढ़ता है तो कैसे हम टोन्ड मिल्क से फुल क्रीम मिल्क की ओर चले जाते हैं, एक इंफीरियर गुड्स से कैसे हम नॉर्मल गुड्स की ओर चले जाते हैं, वैसे ही अगर हमारी इनकम कम होगी तो सिचुएशन में हम लोग नॉर्मल गुड्स से हो सकता है इंफीरियर गुड्स की ओर चले जाए। फिर टेस्ट एक्सपेक्टेशन भी कैसे मैटर करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट जब भी होता है राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड, और ये जब भी होगा अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से होता है। अब एक बार और इसको समझ लेते हैं। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देयर इज इंक्रीज ऑन डिमांड, और इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वहीं पे जब अगर प्राइसेस बढ़ेंगे और हमारा डिमांड कम होगा तो इसको हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड आर सोन, अब यहां पे देखोगे इंक्रीज इन डिमांड, यहां पे हमने देखा क्या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज की। इंक्रीज कब होगा, दिस कुड बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके अंदर आ सकते हैं राइज इन इनकम, राइज इन द प्राइस, ठीक है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और फॉल इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो ये पॉइंट्स याद रखना, इंक्रीज और डिक्रीज जब भी होगा फैक्टर अदर देन प्राइस। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं। तो टोटल तुम्हें यहाँ पे 5 टाइप्स के डिमांड देखने को मिलेंगे। पहला आता है हमारा बेसिक डायरेक्ट डिमांड। कौन सा है, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड की बात करें तो वैसा कमोडिटी जो कि डायरेक्टली कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे, जैसे कि तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेसिक नीड्स, कन्वेंशनल नीड्स भी हम इसे बोल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से तुम समझो, द डिमांड फॉर अ लेबर, तुम लेबर डिमांड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें घर बनाना है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिराइव डिमांड हो रहा है। तुम्हारा अल्टीमेट गोल है घर बनाना, लेकिन घर बनाने के लिए तुम्हें चाहिए लेबर, तो इसलिए तुम लेबर की डिमांड कर रहे हो। तो ये हमारा इनडायरेक्ट डिमांड कहलाएगा या फिर डिराइव डिमांड। व्हेन द गुड्स आर डिमांडेड इनडायरेक्टली, दैट इज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इट इज इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनडायरेक्ट डिमांड। याद रहेगा ये चीज। अगर हम लोग बात करें दूसरे डिमांड जो कि हमारा जॉइंट डिमांड है, जब हम दो कमोडिटी इकट्ठे डिमांड करें, जॉइंटली डिमांड करें, जैसे तुम्हें अगर चाय बनाना है तो तुम्हें दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीजें चाहिए होती है। अगर तुम ये तीनों चीजें ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा जॉइंट डिमांड। व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल नीड, तुम्हें, तुम्हारा क्या नीड है, चाय पीना है, तुम्हें चाय बनाना है, तो एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए तुम 2 या 2 से अधिक गुड्स की डिमांड जब करते हो तो वो हमारा डिमांड कैसा कहलाता है, जॉइंट डिमांड कहलाता है। कंपोजिट डिमांड की बात करें तो कंपोजिट डिमांड कब होता है, जब हम किसी एक कमोडिटी को डिमांड करते हैं और उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कंपोजिट डिमांड हैपेंस व्हेन गुड्स और सर्विस हैव मोर देन वन यूज। जैसे दूध से तुम चाहो तो चीज भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, क्रीम भी बना सकते हो, बटर भी बना सकते हो, कर्ड भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जिसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट डिमांड। वहीं पे अगर बात करें लेटेंट डिमांड की, जहां पे लेटेंट डिमांड क्या होता है, जैसे कि जो कस्टमर, मतलब कह सकते हो कि डायरेक्टली डिमांड तो नहीं करता है या फिर उस पर उतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता है। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई फॉर अ 3 मेन रीजन। फर्स्ट, द कंज्यूमर डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय, सेकंड, द आइटम इज नॉट अवेलेबल, एंड द थर्ड इज कंज्यूमर डज नॉट नो व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस इज अवेलेबल। जैसे ज्यादातर लोग इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं, या बहुत सारे लोगों को सिगरेट्स के बारे में पता नहीं होता है कि सिगरेट्स क्या क्या आती हैं, कौन कौन से आती हैं, अलग अलग वेराइटीज में आती हैं। ठीक है, तो लेटेंट डिमांड बेसिकली हमारा यही होता है जिसमें कस्टमर ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता है, प्लस ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको लेकर उसके पास नहीं होता है, या फिर उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि उसे वो परचेज कर सके। तो ये हमारा कहलाता है लेटेंट डिमांड। क्लियर है। अब वो कौन कौन से रीजंस होते हैं हमारे डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के।
या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जिसे तुम बोल सकते हो। डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट से वो राइट की ओर नीचे जाता है। तो सबसे पहला इसका रीजन बनता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पे चर्चा हमने कल भी की थी कि जैसे जैसे हम लोग कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे, जब पहला रोटी खाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, दूसरा खाएंगे तो उससे थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा खाएंगे तो और कम मिलेगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू मेन रीजन होता है डिमांड कर्व का लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की ओर जाने का। ठीक है, और भी कुछ रीजंस होते हैं जैसे ओल्ड बायर्स, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल द ओल्ड बायर्स टेंड्स टू बाय मोर गुड्स देन यूजुअल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में मतलब वही सब्सटीट्यूट गुड्स वाली बात, अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो तुम कॉफी की ओर अपना डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। तो इस सिचुएशन में भी हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, लोअर डाउनवर्ड साइड, लेफ्ट से राइट की ओर। इनकम इफेक्ट की बात करें तो वही टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क, इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड वाला सिचुएशन। तो ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद रख लेना, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट याद रख लेना और इनकम इफेक्ट याद रख लेना। क्लियर है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जैसे कि गिवन गुड्स। हमारा गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स आर द इंफीरियर गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ये वैसे गुड्स हैं जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइस बढ़ने से। बहुत सारे इंफीरियर कमोडिटीज होते हैं जो कि सुपीरियर कमोडिटी से तो चीपर ही होते हैं। जैसे एग्जांपल से तुम समझो, सपोज द मिनिमम मंथली कंजम्पशन ऑफ अ फूड ग्रेन बाय अ पुअर हाउस होल्ड इज 20 kg। क्या बोला गया है, एक पुअर हाउस होल्ड है जिसका मिनिमम जो फूड ग्रेन का कंजम्पशन है वो कितना है, 20 kg है, 20 kg बाजरा और 10 kg राइस। अब हमारा जो बाजरा है वो क्या है, हमारा इंफीरियर गुड्स है और राइस है सुपीरियर गुड। क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो बाजरा मार्केट में 5 रुपए केजी मिल जाता है और हमारा जो किधर गया, राइस, राइस है वो 10 रुपए पर केजी मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। एंड द हाउस होल्ड स्पेंड टोटल इनकम ऑफ ₹200 ऑन द परचेज, और तो वो टोटल कितने खर्च करता है, 200 रुपए। तुम खुद जोड़ के देख लो, अगर इसके 5 केजी हम लोग ले रहे हैं, सॉरी 20 केजी बाजरा का ले रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए हमारे जा रहे हैं बाजरा में, और 10 केजी राइस अगर हम लोग ले रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए हमारे राइस में जा रहे हैं। डिफरेंस है कि हम लोग बाजरा 20 केजी ले पा रहे हैं और ये 10 केजी राइस ले पा रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अब तुम यहां पे देखो, सपोज करो कि बाजरा का जो प्राइस है वो 6 रुपए पर केजी हो गया। कितना हो गया, बाजरा का प्राइस 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गया। ठीक है, देन द हाउस होल्ड विल फोर्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस बाय 5 kg। इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो राइस के कंजम्पशन को कम कर देगा। पहले हम लोग बाजरा खा रहे थे कितना, 20 किलो ले रहे थे, उस सिचुएशन में रेट था हमारा 5 रुपए केजी। राइस ले रहे थे 10 केजी, रेट था इसका 10 रुपए। अब बाजरा की जो प्राइस है वो 5 से बढ़कर 6 हो गई। इस सिचुएशन में जो हमारा जो हाउस होल्ड है, वो गरीब परिवार जो है, इस सिचुएशन में वो क्या करेगा कि राइस के 5 केजी को कम कर देगा। अब वो राइस बस 5 केजी ही लेगा। तो अगर 5 केजी राइस ले रहा है तो मतलब 50 रुपए का वो राइस लेगा, बाकी के जो 150 रुपए हैं वो कहां खर्च कर रहा होगा, हमारा वो बाजरा में खर्च कर रहा होगा। ठीक है, मतलब 5 केजी वो यहां पे एडजस्ट कर देगा। समझ गए। तो यहां पे हमें यह समझ आता है कि गिवन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है। क्लियर। वेबलेन गुड्स क्या होते हैं, देखो वेबलेन गुड्स का कंसेप्ट जो है थॉस्टेन वेबलेन ने दिया था, याद रख लेना, इस चीज को हाईलाइट कर दे रहा हूं। जिन्होंने एक और कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, ये भी याद रख लेना। उनका क्या कहना था कि देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु मेजर्स द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी प्योरली बाय इट्स प्राइस। सोसाइटी में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि किसी गुड्स की यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, उनके प्राइस से। अगर प्राइस ज्यादा है तो
क्या कहोगे कि वो गुड्स ज्यादा अच्छा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डायमंड, प्लेटिनम, रूबी, ये सब जनरली अपर क्लास के लोगों के द्वारा या रिच क्लास के लोगों के द्वारा परचेज किया जाता है। उनका ये मानना होता है कि ये सोसाइटी में प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है और हायर वैल्यू देता है उन्हें। तो वेबलेन गुड्स यही कहलाएगा। मतलब जब आप प्राइस के हिसाब से कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को डिटरमाइन करते हो, उसके वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि अगर डिमांड का क्या, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगा, ये कहता है। और इस सिचुएशन में हमारा कर्व कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, जिस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड नहीं बनेगा। यही सारे एक्सेप्शंस हैं, जहां पे प्राइसेस भी अगर बढ़ रही हैं तो लोग उसको परचेज करेंगे। ठीक है, तीसरा एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट देख लेना, और इग्नोरेंस सुनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें इमरजेंसीज की, इमरजेंसीज, वॉर जैसी सिचुएशन, तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए ही, एक मिनट, तो हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह या इमरजेंसी वाली सिचुएशन की। तो इस सिचुएशन में अगर जैसे रात के 12 बजे तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए और वो मेडिसिन तुम्हें 100 रुपए के बजाय 500 के मिल रहे हैं और तुम्हें बहुत इमरजेंसी है, तो तुम्हें लेना पड़ेगा। प्राइसेस अगर बढ़ भी रही है तो तुम्हें उस सिचुएशन में तुम्हें परचेज करना होगा। फ्लड सिचुएशन आ गया, ठीक है, वॉर वाली सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना। एक और देख लो इसमें, बैंड वैगन इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है? भेड़ चाल। आसान भाषा में अगर समझो कि अगर जैसे बगल वाले घर में अगर 4 व्हीलर है तो इस घर वाले को भी 4 व्हीलर चाहिए, अगर दोस्त के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए। मतलब हम अपने फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को देखते हुए अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं, भले ही उसकी क्या प्राइस है ये मैटर हमारे लिए नहीं कर रहा है, तो ये कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट। ये भी लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? एक्सेप्शन है। जहां पे लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर, नेबर्स को देखकर, वो क्या करते हैं, उस चीज के बाइंग पैटर्न को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की बात करें तो वैसे कमोडिटीज जो कि आपके मॉडर्न लाइफ में अब जरूरी बन गए, जिसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपको डेली लाइफ में चाहिए ही। जैसे मोबाइल रिचार्ज वगैरह, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी परचेज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिमांड कम कर दे रहे हैं। तो ये सारी जरूरत वाली चीजें जो कि अब हमारे दिनचर्या में आ चुकी है, जिससे कि हम प्रॉपरली अडॉप्ट कर चुके हैं, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है एक्सेप्शन, किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खत्म करेंगे। अगर तुम्हें क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे जो भी विशाल सर पढ़ाएंगे या आदित्य सर पढ़ाएंगे, वो क्लासेस जल्दी तुम्हें यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस देखने को मिलेंगी, और कंप्लीट कोर्स तुम्हें ऐप पे ही देखने को मिलेगा। तो अगर तुम कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो जाओ फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाओ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।